फ्रेंड्स, काफ एस्कोर वर्तमान समय में डेयरी फार्म के विकास में आर्थिक रूप से काफ़ी हानिकारक रोग है, क्योंकि किसी भी डेयरी का विकास उस पशुपालक द्वारा पाले गए गायों के बच्चे का स्वस्थ तथा जीवित रहने पर निर्भर करता है। काफ एस्कोर नवजात बछड़ों का रोग है जिसका प्रसार लगभग पूरे विश्व स्तर पर है। यह रोग खासकर संकर नस्ल के नवजात बछड़ों में सर्वाधिक देखा जाता है, यानी अधिकांश रूप से जो संकर नस्ल की गायें होती है उसके बछड़ों में यह रोग देखा जाता है, जिसको हम काफ एस्कोर बोलते हैं। इस रोग में नवजात बछड़ों में सफ़ेद दूध जैसा दस्त होता है, जो कई कारणों को मिलाकर बछड़े में यह रोग उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य होगा क्योंकि इसमें मैंने बिंदुवार चर्चा किया हूँ, जिसे आपको पूरा लगातार देखना होगा, तब आप इस रोग को संपूर्ण रूप से समझ पाएंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसे शेयर करने से हमारे कई किसान बंधुओं को इससे उनका नॉलेज अपग्रेड होगा। इसी आशा के साथ हम आपसे शुरू करते हैं काफ एस्कोर। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको पशुओं के नवजात बच्चे में होने वाले रोग काफ एस्कोर या सफ़ेद दस्त के बारे में विस्तार से जानकारी देता हूं। इस रोग में नवजात बच्चे यानी बछड़े बछड़ियों को बिल्कुल दूध जैसा दस्त होता है, जो जल्दी तथा बिल्कुल पानी जैसा मात्रा यानी परिणाम में अधिक होता है। ऐसा उस नवजात के आंत के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक हो जाने के कारण होता है। इसमें उस नवजात बच्चे का आंत भी घायल हो जाने के कारण ऐसा होता है। तथा एक खास बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा होना कई ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, जिसमें माल एब्जॉर्प्शन, टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म या आंत में अत्यधिक संकुचन के कारण भी ऐसा होता है। यह रोग नवजात के जन्म के पहले माह में अधिकांश रूप से होता है, जब रोग संक्रमण करने वाले एजेंट उस नवजात पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। वैसी स्थिति में उस बच्चे के पेट का और अपरिपक्व यानी इमेच्योर एपिथेलियल परत डैमेज हो जाता है, जिससे शरीर का बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ उसके गोबर में मिल जाने के कारण उस बच्चे के शरीर में जलाभाव यानी डिहाइड्रेशन उत्पन्न हो जाता है तथा उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तथा वह बच्चा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है एवं उसमें रूमिनल एसिडोसिस डेवलप कर जाता है। अब इन सब स्थिति में बच्चा जितना छोटा होगा या कम दिन का होगा, मौत की आशंका उतनी अधिक उसमें होती है। दोस्तों, अब मैं इस रोग के प्रमुख कारणों की भी बात कर ही लूँ। इस रोग के मुख्य कारण जो होते हैं उसमें पहला जो है वो अधिक दूध पिलाना है, दूसरा जो है दूध के गुणवत्ता में कमी है, और तीसरा अचानक दूध का बदलाव तथा तनाव होता है। बच्चे में जो तनाव होता है उसके कारण यह रोग होता है। इन होने के जो प्रमुख कारण हैं उनमें ये सब कारण हैं। इस रोग के कारणों को अगर अलग अलग बांटा जाए तो मुख्य रूप से इस रोग के होने में 4 कारक सहायक होते हैं। पहला है एजेंट फैक्टर। इसमें बैक्टीरिया, जिसमें पहला है एजेंट फैक्टर, जो पहला कॉज है उसमें उसका जो पहला है वह है बैक्टीरियल, जिसमें ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम, परफ्रिंगेज, BCD तथा साल्मोनेला शामिल होते हैं। दूसरा है वायरल फैक्टर में क्या होता है कि इसमें रोटावायरस, कोरोना वायरस, BVD तथा IBR है। तीसरा जो कॉज होता है वह है प्रोटोजोअल कॉज, जिसमें क्रिप्टोस्पोरिडिया और कॉक्सीडिया 2 होते हैं मुख्य रूप से प्रोटोजोअल में, और जो लास्ट और अंतिम है वह है ईस्ट एंड मोल्ड्स। तो ये सब जो होते हैं ये एजेंट फैक्टर होते हैं। अब दूसरा जो है वो है होस्ट फैक्टर, जिसमें पहले बच्चे द्वारा अधिक मात्रा में दूध पीने के कारण, दूसरा ब्याने के बाद अधिक देर के बाद बच्चे को उसकी मां द्वारा पहला दूध स्तनपान कराने के कारण, तीसरा जो कारण है मां यदि पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है अथवा तत्काल किसी तरह का टीकाकरण किया गया हो, और चौथा यदि गाय अधिक ब्यांत की होगी तब भी यह रोग उस गाय के बच्चे में होगा।
और होने की आशंका होगी। तीसरा जो कारण है वह है, अब तीसरा कारण है वातावरण। वातावरण तथा प्रबंधन भी इस रोग में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसमें पहला जो है सघन रूप से पशुओं को बांधना होता है। दूसरा घर तथा गौशाला के फर्श का सही नहीं होना होता है, यानी उसका निर्माण जो है बच्चे के अनुकूल नहीं होता है। तीसरा जो है वो यह है कि मौसम शुष्क तथा हुमस भरे वातावरण में यह रोग अधिकांशतः बछड़े बछड़ियों को होता है। चौथा वातावरण के जो कारण है वह ये है, रोग होने के जो कारण हैं प्रौढ़ पशुओं के साथ नवजात का रहन सहन तथा खान पान। और पांचवा जो कारण है गौशाला की साफ सफाई में कमी। अब ये तो तीसरा कारण था वातावरण, पहला था एजेंट फैक्टर, दूसरा था होस्ट फैक्टर, तीसरा था वातावरण और चौथा अन्य कारण है। इन चौथे अन्य कारण में इसमें क्या होता है कि जब बछड़ा काविंग सीजन में जन्म लिया हो, जन्म के कुछ दिन बाद ही वैसे रोग से संक्रमित हो गया हो जो इस रोग को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होते हों। तो दोस्तों मैंने अभी विस्तार पूर्वक रोग परिचय तथा रोग कारण की चर्चा की। अब मैं आपको उम्र के अनुसार इस रोग के प्रतिजीवी की चर्चा करेंगे कि किस उम्र में किस ऑर्गेनिज्म से नवजात ग्रसित होता है, उसका अनुमानतः ऑर्गेनिज्म क्या है। ये एक टेंटेटिव है, इसका सिर्फ अनुमान किया जाता है, यानी वैसे बच्चे जो 5 दिन से कम उम्र में यह रोग होते हैं उनमें ई कोलाई का संक्रमण समझना चाहिए। 5 से 15 दिन में रोटा वायरस, कोरोना वायरस, सी परफ्रिंगेज B&C और क्रिप्टोस्पोरिडिया। 15 से 30 दिन में अगर बछड़े को काफ स्कोर होता है तब वहाँ सी परफ्रिंजेंस BC, क्रिप्टोस्पोरिडिया, कॉक्सीडिया और साल्मोनेला का संक्रमण समझना चाहिए। यदि यह रोग बछड़ों में 30 दिन से अधिक उम्र में होने पर होता है तब कॉक्सीडिया, साल्मोनेला, सी परफ्रिंजेंस D एवं BVD उसमें समझना चाहिए। दोस्तों बछड़ों में काफ स्कोर लक्षणों के आधार पर 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है एंटेरिक टॉक्सेमिक काफ स्कोर, जिसमें बच्चा बिल्कुल बेहोश, निढाल तथा कोमा जैसी स्थिति उसमें देखने को मिलती है। उसका शरीर ठंडा, सफ़ेद पीली म्यूकस मेम्ब्रेन, जुगलर भेन दबी हुई तथा डायरिया एवं स्कोरिंग के साथ बच्चे की 2 से 6 घंटे में बछड़े की मौत हो जाती है। दूसरा प्रकार का काफ स्कोर जो होता है वह है सेप्टिसिमिक काफ स्कोर। इसमें जन्म के बाद 4 दिनों में ऐसी स्थिति अधिकांश रूप से देखने को मिलती है। बच्चे का दूध पीना बिल्कुल बंद हो जाता है तथा वह काफ़ी सुस्त होता है एवं उसके हृदय गति धीमी तथा शारीरिक तापक्रम कभी कम कभी अधिक देखने को मिलता है। सेप्टिसिमिक टाइप में बछड़े में घुटने में दर्द, सूजन तथा लंगड़ाहट आदि के भी लक्षण देखने को भी मिल सकते हैं तथा बछड़े में कपकपाहट यानी कन्वल्सन तथा आँख भी घुमा हुआ देखा जा सकता है। तीसरे प्रकार में जो एंट्रिक टाइप है, जो एंट्रिक टाइप काफ स्कोर होता है, इसमें बछड़ों को दस्त अत्यधिक होता है जो जन्म के पहले 3 सप्ताह में अधिक होता है। इसमें बछड़े को पतले तथा चिकने दस्त, जिसे हम पेस्टी कहते हैं, या सफ़ेद तथा पीले दस्त होते हैं। बार बार दस्त से बछड़े की पूँछ व पैर गोबर से सने हुए रहते हैं। शारीरिक तापक्रम 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तथा नाड़ी गति तीव्र होती है। बछड़ों में बार बार दस्त से उसमें पेट दर्द तथा कमर धनुषाकार हो जाता है, यानी उसका पीठ जो होता है वो धनुष के आकार का होता है, पीठ उठा हुआ होता है। अगर चिकित्सा विलम्ब से की गई तो 3 से 5 दिन में उस बच्चे की मौत हो जाती है। अब हम इस रोग के पहचान की बात करते हैं। लक्षणों तथा गोबर की जांच के आधार पर इस रोग का पहचान किया जाता है। अब इस रोग से अन्य रोग की जब तुलना की जाती है, जब हम इस रोग को पहचानते हैं, विभेदक जो पहचान कहते हैं, जिसे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं,
अन्य रोग से इसको अलग करके कैसे देखेंगे कि यही रोग है और काफ स्कोर है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए 3 रोगों से इसका तुलना कर अलग करना चाहिए, क्योंकि दस्त कई रोगों के कारण से हो सकता है, दस्त के अन्य भी कारण होते हैं। तो जो हमें 3 रोग से अलग करना है उसमें पहला रोग है थैलियोरोसिस है, दूसरा कॉक्सीडायोसिस है तथा तीसरा बछड़ों का दस्त है, जो अक्सर जन्म के 5 दिन बाद से 20 दिन बाद तक हो जाता है। अब जो रोग चिकित्सा है उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से चिकित्सा परामर्श अवश्य ही लेना चाहिए, और लेना ही चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वैसे इस रोग में प्रयुक्त दवा का नाम मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चिकित्सा में सर्वप्रथम जो हमारा ट्रीटमेंट गोल होगा वो यह होगा कि ओरल इलेक्ट्रोलाइट का व्यवहार इसमें करना चाहिए, जिसमें गटलाइट जीएस जो इंडियन हर्ब बनाती है 25 ग्राम का सैकेट लेकर के 1 सैकेट दिन में 3 बार 5 दिन तक देते हैं। यह लेकिन ध्यान ये इस बात का रखना है कि यह दूध पिलाने के 15 से 30 मिनट पहले या बाद में इसका प्रयोग वर्जित है, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। गटलाइट जीएस को 1 से 1.5 लीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार मौखिक इसका प्रयोग करते हैं, यानी उसको बच्चे को पिलाते हैं। इससे उसका डिहाइड्रेशन जो है वो रिजॉल्व करने में हमें मदद मिलती है। दूसरा जो है वह बछड़ों के रोग होने के बाद 24 घंटे तक किसी भी तरह का दूसरा दूध का व्यवहार ना करें, सिर्फ माँ के थन से दूध पिए तो पीने दें। तीसरी जो चिकित्सा व्यवस्था है, तीसरी जो इसमें प्रयुक्त होने वाली जो दवा है वो यह है एंटीबायोटिक चिकित्सा। इसमें क्या करते हैं कि इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया काफ़ी रेसिस्टेंट होते हैं, अतः एंटीबायोटिक का उचित निर्णय गोबर जांच के बाद ही लिया जाए तो अक्सर इस रोग में तो अच्छा होगा। ऐसे अक्सर इस रोग में उपयोग में लाई जाने वाली दवा जो होती है वह अमीकासिन 500 होती है, जिसका हम 2 ml ले करके नवजात बच्चे को इंट्रामस्कुलर फॉर 5 डेज उपयोग करते हैं, या इसके स्थान पर स्ट्रेप्टोमाइसिन 20 mg पर kg बॉडी वेट पर इंट्रामस्कुलर, या फिर इसके स्थान पर इंटासेप्टेजो 562 mg 1 वाइल इंट्रामस्कुलर डेली फॉर 5 डेज 5 to 6 डेज, या इसके भी स्थान पर टेट्रासाइक्लिन 25 से 50 mg पर kg बॉडी वेट पर इंट्रामस्कुलर 5 से 6 दिन व्यवहार करते हैं। किंतु इन सब दवाओं का व्यवहार आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की देखरेख में ही या उनकी चिकित्सा परामर्श में ही करना है। अब जो अगली दवा है वह है टैबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन ट्रिनिडाजोल, जो इंटास बनाती है और बछड़ों के लिए टैबलेट फॉर्म में ये बनाती है, और उसका जो ब्रांड नेम है वो यह है कि सीफ्लॉक्स टीजेड के नाम से आता है। इसका एक टैबलेट लेकर 1 गोली सुबह शाम 5 दिन तक नवजात बच्चे को, जो रोगी नवजात है उसको हम क्या करते हैं मौखिक खिलाते हैं। अगली जो व्यवस्था है वो उसमें है फ्लूइड थेरेपी में आरएल जो है रिंगरलेक्टेट लेकर के आईवी करते हैं। यह 25 ml प्रति kg बॉडी वेट पर 2 दिन इसका व्यवहार करते हैं। अगली जो चिकित्सा पद्धति है उसमें बी कॉम्प्लेक्स जैसे कॉन्सिप्लेक्स, बेलामाइल, रूमरिक, इन सब दवाओं में से या ट्राइविवेट में से 3 ml इंट्रामस्कुलर 4 से 5 दिन उस बच्चे में उपयोग करते हैं। अगली जो दवा है यह रोग का विटामिन ए के कमी से भी होता है, अतः इसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि विटामिन ए का 1 एम्पुल लेकर के 1 ml इंट्रामस्कुलर 3 दिन उस बच्चे को लगाते हैं। अब इस रोग से जो बचाव है, बचाव में हम क्या करते हैं कि जन्म के बाद 1 दिन से ही 3 दिन तक बिना कोई रोग के ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रोज़ 1 बार बछड़े को उसके शरीर भार के अनुरूप हमको खिलाना होता है। यानी इसका जो उपयोग करना है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का वो 25 से 50 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम क्या करते हैं, बच्चा जिस दिन से जन्म लेता है उस दिन से लेकर और अगले 3 दिन तक
उसको हम 25 से 50 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिन में रोज़ एक बार बछड़ा को खिला देते हैं। दूसरी जो बचाव का तरीका है वो यह है कि पशुशाला या गौशाला के पास साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तीसरी जो बचाव का जो तरीका है, नवजात बछड़े को 50 ml पर kg बॉडी वेट पर माँ का पहला दूध 5 दिन तक अवश्य पिलाएं। इससे उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगा और यह रोग होने से नवजात बचेगा। चौथी जो व्यवस्था है बचाव का वो यह है कि बछड़ों को अधिक भीड़ वाली जगह में नहीं बांधते हैं, यानी कई बच्चों को एक जगह भीड़ भाड़ में नहीं बांधते हैं या पशुओं के साथ नहीं बांधते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा काफ स्कोर पर आपको अपना विचार शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप इसे एक लाइक अवश्य करेंगे तथा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी हमें व्यक्त करें, ताकि मुझे भी आपके सुझाव का इंतज़ार रहता है और हम काफ़ी बेसब्री से आपके कमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं। दोस्तों आप कृपया इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आशा करता हूं कि आप इसे पसंद करेंगे और आपने हमें देखा, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।